दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित जीएस पॉइंटर के जीव विज्ञान का भाग 3। इसके 2 भाग पहले ही हो चुके हैं। दोस्तों सामान्य अध्ययन के अंतर्गत सामान्य विज्ञान खंड में जीव विज्ञान खंड बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे कई सारे प्रश्न सामान्य अध्ययन में पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में आप विटामिन और पोषण तथा अंतःस्रावी ग्रंथि और हार्मोन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित जीएस पॉइंटर के जीव विज्ञान का भाग 3। पहले हम विटामिन और पोषण से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, फंक ने किसकी खोज की थी? तो फंक ने विटामिन की खोज की थी। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। दोस्तों यौगिकों का वह समूह जिसे सहायक आहार कारक कहा जाता है, तो वो विटामिन होते हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम में से पौधों के विकास के लिए आवश्यक क्या नहीं है? तो ये है सोडियम। इसके अलावा पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम पौधों के विकास के लिए आवश्यक हैं। बोरान, जस्ता, सोडियम और तांबा में से पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, तो सोडियम दोस्तों पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें से जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती हैं वे धातुएं कौन सी हैं? तो ये हैं पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। जो सबसे महत्वपूर्ण हैं ये पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। जीवधारियों को लगभग 27 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो इनमें से जो मुख्य तत्व हैं वो होते हैं, आप याद रखिएगा, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? तो वसा में कैलोरी की मात्रा प्रति यूनिट सर्वाधिक होती है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व होता है क्योंकि ये बड़े स्रोत होते हैं केवल पोटेशियम के। तो सेब जो हैं वो पोटेशियम के बड़े स्रोत होते हैं, इसलिए हृदय रोगियों के लिए इसका विशेष महत्व है। दोस्तों आहार में नियमित रूप से ताज़े फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी यानी एंटीऑक्सीडेंट्स तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में सहायक होते हैं क्योंकि ये शरीर में चयापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। अगला प्रश्न सुमेलन करना है। कैल्सीफेरॉल, अस्थिरुग्णता, नाइसिन, पेलाग्रा यानी चर्मग्राह, कोबालामिन, संघातिक रक्ताल्पता, थायमिन या विटामिन B1 से बेरी और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग और विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का बनने में समस्या करता है, विटामिन के की कमी। तो ये था कुछ विटामिन की और इनकी कमी से होने वाले रोग। अगला प्रश्न विटामिन और पोषण से जो है वो है कि मिर्च, कुम्हड़ा, मटर और मूली सब्जियों में से सर्वाधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो ये है मिर्च विटामिन सी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है और वह विटामिन जो खट्टे फलों या साइट्रस फलों में पाया जाता है और चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है वो विटामिन सी है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत कच्चे और ताज़े फल होते हैं। और ये देखिए कंचन एक उन्नत किस्म है किस फसल की? तो कंचन आंवला की उन्नत फसल है। और सेब, आम, आंवला और दूध में से विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत जो होता है वो है आंवला। अगला प्रश्न है, गाजर, अमरूद, आम तथा संतरा में से विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ये संतरा में। और आपको जानना चाहिए कि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। दोस्तों विटामिन सी किस में मदद करता है? तो विटामिन सी लौह तत्व के अवशोषण में मदद करता है। इसके अलावा घावों को जल्दी भरने में भी विटामिन सी सहयोग करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन ए, सी, बी और ई में से वह जो शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो ये है विटामिन सी। विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होता है। वह विटामिन जिसकी कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है, तो ये है विटामिन के। विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं बनता या बहुत धीरे बनता है।
रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। और आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित कौन सा होता है? तो विटामिन B12 और विटामिन के ये आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश या सूर्य की किरणें दोस्तों विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत होती हैं। विटामिन डी की अल्पता से कौन सा रोग होता है? तो ये है रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस। रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस रोग विटामिन डी की अल्पता या कमी से होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। अगला प्रश्न है, रतौंधी किसकी कमी से होती है? तो दोस्तों रतौंधी जो होती है विटामिन ए की कमी से होती है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? याद रखिएगा, मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित होता है। पत्ता गोभी, गाजर, फूल गोभी और पालक में से विटामिन ए की मात्रा किसमें सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये है गाजर, इसमें सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है। इसके अलावा सेब, पपीता, अमरूद और आम, 4 ऑप्शन हैं आपके। सेब, पपीता, अमरूद और आम में से विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत कौन सा है? आम। आम दोस्तों विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न है, ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल और राई यानी सरसों के तेल में से विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? गेहूं अंकुर तेल ये विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। विटामिन ए प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन्स में से वह जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, तो ये है विटामिन ए। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है, यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना छोड़ दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। कारण है कि उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो दोस्तों ए गलत है लेकिन आर सही है। अगला प्रश्न है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है तो ये विटामिन B12 या B12 होता है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। साइनोकोबाल्मिन क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। और ये देखिए, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन ए, बी, डी और ई में से पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो ये है विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील होते हैं, जबकि ए, डी, ई के ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि कुछ जल में घुलनशील होते हैं। तो वे विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं वे हैं बी और सी। दोस्तों किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में कौन सा विटामिन सहयोग करता है? जब हम स्वप्न देखते हैं तो वो भूल जाते हैं, लेकिन स्वप्न को देर तक याद रखने में विटामिन B6 सहायक होता है। अब आइए देखते हैं रोग और कारण। तो रतौंधी रोग जो है ये विटामिन ए की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से, सूखा रोग विटामिन डी और फोलिक अम्ल की कमी से रक्ताल्पता होता है, और विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा नामक चर्म रोग हो जाता है। सही सुमेलन करना है दोस्तों, तो सुमेलित है रेटिनाल की कमी से नेत्र सूख कर लाल हो जाता है। टेकोफेराल की कमी से बंध्यता रोग होता है। साइनोकोबाल्मिन की कमी से घातक रक्ताल्पता होती है, और पायरिडॉक्सिन की कमी से मानसिक व्याधि और विटामिन ए की कमी से बांध्यपन होता है। टायलिन दोस्तों, टायलिन जो एंजाइम है ये स्टार्च को पचाने का कार्य करता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, और रेनिन जो है वो रक्त में एंजियोटेंसिनोजन के एंजियोसिन में बदलता है। एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में बदलता है रेनिन। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ये स्मूथ मसल्स में सिकुड़न प्रेरित करता है। तो ये आपका था सही सुमेलन। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है, विटामिन और जो है उनका नाम बताना है। देखिए विटामिन क्या है? तो कैरोटीन एक विटामिन होता है। एंजाइम पेप्सिन एक एंजाइम होता है। हार्मोन तो टेस्टोस्टेरोन और प्रोस्टेस्टेरोन जो होता है ये हार्मोन होते हैं। और प्रोटीन दोस्तों, कैरोटीन जो होता है कैरेटीन ये एक प्रोटीन होता है।
अगला प्रश्न है, केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, इसमें 100 ग्राम में क्या होता है? तो केले के 100 ग्राम में 116 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? तो सोयाबीन में, और सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन के दाने में। दोस्तों, चावल, मूंगफली और सेब में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो ये है मूंगफली। और ये देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता किस में पाई जाती है? तो ये मूंगफली में पाई जाती है। बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं? तो हमारे बाल या हेयर कीरेटिन प्रोटीन के बने होते हैं। मानव के बाल और नाखूनों में कीरेटिन प्रोटीन विद्यमान होता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में सही क्या नहीं है? तो बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है, ये टायरोसिन के बारे में सत्य कथन नहीं है। अगला प्रश्न है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ये है ग्लूटिन। ग्लूटिन पदार्थ जो है वो गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करता है। ग्लूटिन से गेहूं या आटे में चिपचिपापन आता है। अगला प्रश्न है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होती है? तो कठोर परिश्रम करने वाले व्यक्ति को 4000 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक गिलास पानी पीने से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो दोस्तों 0 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है एक गिलास पानी पीने से। भोजन का प्रमुख अंग क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट भोजन का प्रमुख अंग है। और लंबे समय तक कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? ये है कार्बोहाइड्रेट। और हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारीयता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वो कौन सा है? तो हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारीयता के मध्य फास्फोरस संतुलन बनाता है। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोजन, एमिनो अम्ल, वसा और टेकोफेराल में से वह यौगिक जो मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता है? तो अमीनो अम्ल जो होता है वो मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जामुन, करौंदा, लोकाट और अमरूद में से किसमें लौह या आयरन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो करौंदा में। और ये देखिए, कुछ खनिज हैं, इन खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम, आयरन और सोडियम, इन सभी खनिजों की आवश्यकता मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए होती है। पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? तो ये होता है दोस्तों आयरन। आयरन की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में। गाजर, मटर, चावल और पालक में से लोहे का अच्छा स्रोत कौन सा है? पालक है। लौह का अंश सबसे अधिक किस में पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में। बासमती चावल के दाने पकने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? तो इसमें एमाइलेज की बहुलता होती है, जिसके कारण बासमती चावल के दाने पकने पर लंबे हो जाते हैं। दूध में मिठास का कारण क्या है? लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है। और दूध में विद्यमान सैकेराइड लैक्टोज होता है। दोस्तों, दूध खराब होने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है इसके कारण दूध खराब हो जाता है। दूध का दही में परिवर्तन किससे होता है? तो एक बैक्टीरिया द्वारा। और गाय के दूध में हल्के पीले रंग का कारण क्या है? कैरोटीन की उपस्थिति। कैरोटीन पीले रंग का वर्णक होता है, जिसके कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। गाय के दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें किसकी उपस्थिति है? तो उसमें कैसीन प्रोटीन के साथ कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? 7.2%। और दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर में कब लुप्त हो जाते हैं? तो 6 से 15 वर्ष की आयु के बीच दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर से लुप्त हो जाते हैं। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो ये रेनिन एंजाइम है। और कैसीन दुग्ध क्या होता है? तो कैसीन दुग्ध प्रोटीन होता है। दूध का धवल रंग या सफ़ेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैसीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। एग्लूटिनिन, कैसीन, मायोसिन और हीमोग्लोबिन में से वह प्रोटीन जो दूध में पाया जाता है तो ये कैसीन प्रोटीन है। और शरीर में ऊतकों यानी टिश्यूज का निर्माण किसके द्वारा होता है? ये प्रोटीन के द्वारा होता है।
मानव शरीर की धीमी वृद्धि किससे होती है? प्रोटीन की कमी के कारण। और वह जैव रूपांतरण जो मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, तो वो एटीपी से एडीपी का रूपांतरण ये मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी का पूर्ण विस्तार होता है। श्वसन में कौन सी ऊर्जा उत्पादित होती है? तो ये एटीपी के रूप में श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, सुमेलन करना है किस विटामिन में कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में लोहा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, पीतल में तांबा की उपस्थिति होती है, खाने का नमक इसको सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, और कपड़े धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए, विटामिन B2 इसका नाम रिबोफ्लेविन है, विटामिन B6 का नाम पायरिडॉक्सिन है, विटामिन B12 को कोबालामाइन कहते हैं। और देखिए ये जो अगला प्रश्न है, लोहा, जस्ता, गंधक और मैग्नीज में से सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा नहीं है? तो लोहा, जस्ता, गंधक और मैग्नीज में से सूक्ष्म पोषक तत्व गंधक नहीं है। पपीता में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन A और C पाए जाते हैं पपीता में। आम, पपीता, गाजर और दूध में से विटामिन A का प्राकृतिक स्रोत कौन नहीं है? तो दूध विटामिन A का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। अल्फा कीरेटिन एक प्रोटीन है जो किस में पाया जाता है? तो ये त्वचा में उपस्थित होता है, और वह तत्व जो सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं। तो दोस्तों, प्रोटीनों में विद्यमान जो तत्व होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं। प्रोटीन को विकृत नहीं करता है, तो अवरक्त कीड़े प्रोटीन को विकृत नहीं करती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोटीन को तरुण यानी युवाओं और वृद्धों में प्रोटीन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो बूढ़ों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतर होती हैं प्रोटीन की आवश्यकताएं। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होती है? तो ये 45 ग्राम होती है। और दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो ये 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है जो माता दूध पिला रही होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में जो लक्षण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो वह कम मोटा होता है, इसके अलावा उसमें रोगों को प्रतिरोधक करने की क्षमता अधिक होती है, और उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं उस बच्चे की तुलना में जो बोतल का दूध पीता हो, और उसकी तुलना में जो माँ का दूध पीता हो वह कम मोटा होता है, रोगों की प्रतिरोधकता अधिक होती है, और विटामिन और प्रोटीन अधिक मात्रा में मिलते हैं। स्टार्च क्या होता है? तो स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड होता है। अगला प्रश्न है, स्टार्च और सेलुलोज के बारे में सही कथन बताना है आपको। तो देखिए, स्टार्च और जो है वो सही कथन नहीं है। तो सही नहीं है जो आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, ये सही नहीं है, जबकि दोनों वानस्पतिक उद्भव के हैं, दोनों बहुलक हैं, और दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित होते हैं, स्टार्च और सेलुलोज। प्रोटीन स्टार्च और रेशे में से लार की सहायता से क्या पचता है? तो स्टार्च लार की सहायता से पचता है। कौन सा विटामिन है जिसे हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन D को हार्मोन माना जाता है। अगला प्रश्न, कुछ विकल्प हैं आपके पास, रेटिनॉल, फोलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल और कैल्सीफेरॉल में से विटामिन D के सर्जन में किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो ये कैल्सीफेरॉल की। सही कथन क्या है दोस्तों? तो सही कथन है दूध में विटामिन B1, B2, नियासिन, B6, B12 आदि पाए जाते हैं, यानी दूध में विटामिन B कॉम्प्लेक्स की मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अतिपोषण, अल्पपोषण और असंतुलित पोषण में से कुपोषण क्या होता है? तो कुपोषण अल्पपोषण और असंतुलित पोषण होता है। ये आइए देखिए, कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें सही कथन कौन से हैं? तो सही कथन है मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए। इसके अलावा सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए, और आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनतम रोग उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलसी या तीसी ये किस में प्रचुर स्रोत होता है? तो ओमेगा 3 वसीय अम्ल का प्रचुर स्रोत होता है
तीसी। अल्फा लिनोलेनिक अम्ल 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा होता है? तो ये है अलसी। और दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में कौन सा सम्मिलित है? तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त दूध में कैल्शियम और पोटेशियम तत्व पाए जाते हैं। कुछ कथन हैं, इन पर विचार करना है। कथन कारण से संबंधित कथन है, विटामिन्स बलवर्धक तत्व हैं जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। कारण है, विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। तो ए सही है, लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न भी कथन कारण से है। कथन है, मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरीन और टायरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए। कारण है, अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते। तो ए गलत है, आर सही है। आर इसलिए सही है कि जो हमारे शरीर के लिए अनिवार्य अमीनो अम्ल हैं वो हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते। सभी अमीनो अम्ल में जो होता है वो किस में उपस्थित होते हैं? तो सोयाबीन और पशुओं से उत्पन्न खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले जो प्रोटीन होते हैं उसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा अवरोधक का कार्य करता है। तो शरीर की ऊष्मा के क्षय के विरुद्ध हमारे शरीर में त्वचा के तल के नीचे विद्यमान वसा वो अवरोधक या रोकने का काम करता है। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और खनिज में से वह जिसके चयापचयी प्रक्रम में अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो वसा के चयापचयी प्रक्रम में अधिकतम ऊर्जा मिलती है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% भाग कौन सा पदार्थ होता है? तो ये होता है प्रोटीन। अगला प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित है। कथन है, असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। कारण है, असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक आबंध होता है। तो दोस्तों ए सही है, लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है, अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर क्यों माना जाता है? क्योंकि मछली में बहु असंतृप्त वसा अम्ल पाए जाते हैं और असंतृप्त वसीय अम्ल हमारे शरीर के लिए उपयोगी या लाभदायक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञापित करती है कि उसके उत्पादों में ट्रांस फैट्स या ट्रांस वसा नहीं होती है। उसके इस अभियान का उपभोक्ताओं के लिए क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों उसके इस विज्ञापन का अर्थ ये है कि कंपनी के आहार में हाइड्रोजनीकृत तेलों से नहीं निर्मित किया जाता है। कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेलों से नहीं निर्मित किए जाते और कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभवतया उपभोक्ताओं के हृदय वाहिका स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाता है। तो ये तीनों कथन सही हैं। अब आइए देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों और हार्मोन से संबंधित प्रश्न। जनन ग्रंथि प्रोस्टेस्टेरॉन, पीयूष ग्रंथि वृद्ध हार्मोन, अग्नाशय को इंसुलिन और अधिवृक्क में कर्टिसोन नामक जो हार्मोन है ये प्रवाहित होता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। प्रोस्टेस्टेरोन जो है वो महिला के गर्भाशय में स्रावित होती है। टेस्टोस्टेरोन अंडाशय पुरुष के अंडाशय में, और थायरॉक्सिन जो है वो थायराइड में स्रावित होती है। अगला प्रश्न है, यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज़ें खाने को दी जाए तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण ये है कि प्राणियों के मामले में जो अग्नाशय के हार्मोन ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। अगर अग्नाशय में खराबी होती है तो क्या होता है? दोस्तों अगर अग्नाशय में खराबी होती है तो इंसुलिन और ग्लूकागान नहीं बनते हैं। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये है सिक्रीटिन। सिक्रीटिन हार्मोन अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। मधुसूदनी यानी इंसुलिन अंतःस्रावी हार्मोन क्या है? तो इंसुलिन जो होता है दोस्तों एक पेप्टाइड है। और इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न, टिन, तांबा, जस्ता और एल्यूमिनियम में से इंसुलिन में मौजूद धातु कौन सी होती है? तो इंसुलिन में जस्ता उपस्थित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन कारण से संबंधित है। उदक में यानी डायबिटीज इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है।
कारण है कि उदकमेह वाला व्यक्ति वैसोप्रेसिन के अतिशय स्राव से ग्रस्त रहता है। तो ए सही है, जबकि आर गलत है। अगला प्रश्न कथन कारण से है। कथन है विस्की पीने से मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है। कारण है एल्कोहल के अंतर्ग्रहण से शरीर में वैसोप्रेसिन का स्राव बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये सही है, विस्की पीने से मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है, लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है ग्लाइसिन, हीमोग्लोबिन, हिस्टामिन और इंसुलिन में से वह जिसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग होता है। तो ये है इंसुलिन हार्मोन की कमी से इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। तो आइलेट्स ऑफ लेंगरहैंस यानी लेंगरहैंस की ग्रंथियों द्वारा इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। मानव हार्मोन इंसुलिन कहाँ से उत्पन्न होती है? तो अग्नाशय में उत्पन्न होती है। इंसुलिन दोस्तों एक प्रकार का हार्मोन होता है। साइटोकाइनिन, एथिलीन, इंसुलिन और जिब्रेलिन में से पादप हार्मोन कौन सा नहीं है? तो इंसुलिन पादप हार्मोन नहीं है। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन में से पादप हार्मोन कौन सा है? तो साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। और इसके अलावा ये देखिए इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? दोस्तों डहेलिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज या ग्लाइकोजन को परिवर्तित होकर भंडारित कहाँ रहता है? तो यकृत में जो शरीर का अतिरिक्त ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो ये ग्लाइकोजन के रूप में। माँ और शिशु के बीच गले लगाना या चूमना किसको प्रेरित करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। कैराटिन, फाइब्राइन, ऑक्सीटोसिन और कालाजन में से कौन सा प्रोटीन नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन जो है वो एक हार्मोन होता है। अगला प्रश्न है वह ग्रंथि जो दुग्ध निष्कासन हार्मोन या ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है वो पीयूष ग्रंथि होती है। और पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोनों की वजह से अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करती है। वह अंतःस्रावी ग्रंथि जो पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है वह है परावोट। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए सुई लगाई जाती है ऑक्सीटोसिन की। और सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है? ये है एब्सिसिक अम्ल। थायरॉक्सिन क्या है दोस्तों? तो थायरॉक्सिन एक हार्मोन होता है और ये एक आयोडीन युक्त हार्मोन है, यानी थायरॉक्सिन एक आयोडीन युक्त हार्मोन है। अगला प्रश्न है आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि ये थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं कथन कारण से। पहाड़ी क्षेत्रों में गोइटर यानी घेंघा रोग एक सामान्य बीमारी है। कारण है पहाड़ी क्षेत्र में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या भी करता है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन क्या है? तो दोस्तों थायरॉक्सिन एक अमीनो अम्ल होता है। थायरॉक्सिन ग्रंथि से जो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सी होती है? तो ये है TSH। TSH हार्मोन जो है वो थायरॉक्सिन स्रावित करती है। दोस्तों सुमेलन करना है। एड्रेनलिन हार्मोन ये क्रोध, भय और खतरे का हार्मोन है। एस्ट्रोजन स्त्रियों में उत्पन्न होता है। इंसुलिन में ग्लूकोज होता है और फेरोमोन जो होता है वो गंध के बोध से साथी को आकर्षित करने वाला हार्मोन है। लड़ो और उड़ो हार्मोन कौन सा कहलाता है? तो एड्रीनेलिन हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है और वह हार्मोन जिसके स्रावित होने से हृदय की गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है यह है एड्रीनेलिन हार्मोन। ये देखिए परितृप्त और प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के जिस भाग में होता है वह हाइपोथैलेमस होता है। तो हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का वह भाग है जहाँ पे तृप्ति और प्यास का अनुभव होता है। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो दोस्तों एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो कि पुटिका द्वारा उत्पादित होता है। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात जिस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है वो कौन सा है? तो ये प्रोस्टेस्टेरोन हार्मोन होता है जो कि रजोनिवृत्ति के बाद इसका उत्पादन समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न सुमेलन करना है दोस्तों। हार्मोन, तो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। एंजाइम जो है लाइपेज एंजाइम है। फास्फोलिपिड ये लेसिथिन है और बहुलक जो है वो पॉलीथीन एक बहुलक होता है।
अगला प्रश्न है कि ये कुछ तथ्य दिए गए हैं, इन पे आपको विचार करना है। यह मानव की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है और क्षारीय होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो ये विशिष्ट गुण किसके होते हैं? तो ये विशिष्ट गुण हैं अग्नाशय के। अगला प्रश्न है, यकृत, पसीने की ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और गुर्दा में से मनुष्य के शरीर में वाहिनीहीन कौन सी होती है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो वाहिनीहीन होती है। मानव शरीर में रक्त, कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित कौन करता है? परावट या पैराथायराइड हार्मोन जो है वो मानव शरीर में रक्त, कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है यकृत। और मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लीहा, अग्नाशय, अपेंडिक्स और पित्ताशय अंगों में से पित्त का संचय कहाँ होता है? तो पित्ताशय में होता है। शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है? तो ये यकृत में होता है, शरीर के अंदर पित्त का निर्माण। अगला प्रश्न है, सामान्य मानव के संदर्भ में कुछ कथनों पर विचार करिए। तो HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सिक्रेटिन उत्पन्न होती है। दूसरा है कि वसी अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत से एंटोरेगोस्ट्रान उत्पन्न होता है। तो दोनों कथन ही सही हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक पदार्थ बनाया है जो दलहनी फसलों के पुष्पों के झड़ने के प्रतिशत को कम कर सकता है ताकि दालों का उत्पादन बढ़ सके। वह पदार्थ कौन है? तो यह पदार्थ एक वृद्धि हार्मोन है जिसे टीवा यानी TIVA कहते हैं। टीवा हार्मोन ये चंद्रशेखर आज़ाद कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को द्वारा बनाया गया है जिससे दलहनी फसलों के पुष्प झड़ने की प्रतिशतता को कम किया जा सकता है। गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो याद रखिए, एथिलीन, जिसे कि फलों को पकाने के लिए काम में लाया जाता है, इसको गैसीय अवस्था में, ये जो हार्मोन है वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो एथिलीन या एसिटिलीन गैस जो है वो हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त की जाती है। और ये प्रश्न देखिए, साइटोकाइनिन, एस्बिसिक अम्ल और एथिलीन में से वह पादप हार्मोन जो मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है, ये है एथिलीन। तो एथिलीन एक गैसीय हार्मोन है और ये कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के काम आता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने मुख्य रूप से विटामिन और पोषण तथा अंतःस्रावी ग्रंथि और हार्मोन के संबंध में पढ़ा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।